अनुराग दहलवी जी का एक कपलेट है, समझो पत्थर की तुम लकीर उसे जो हमारी ज़ुबान से निकला। ये हमारे जो चीफ पैट्रन हैं उन पे पूर्ण रूप से फिट बैठता है। सो आई नाउ रिक्वेस्ट आवर चीफ पैट्रन, who is one of the living thoughts of modern democracy, a founding pillar of the BJP, and a man of exceptional thought process, Dr. Murli Manohar Joshi ji, to kindly enlighten us with his presidential address. Dr. Murli Manohar Joshi ji. मंगलम फाउंडेशन के संस्थापक और मेरे बहुत पुराने सहयोगी श्री बालाशंकर जी, मंगलम संस्थान के मेरे साथ पैट्रन के रूप में सुशोभित हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री जो भी बहुत वर्षों से वैसा ही कार्य कर रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में, जिसके बारे में अभी मेरे पूर्व वक्ता श्री नितिन जी ने संकेत किया है। उन सबको अभिवादन करते हुए और उन सब के साथ इस आयोजन में पधारे हुए देवियों और सज्जनों को नमस्कार करते हुए मैं कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहूँगा। हेमंत जी ने आदेश दिया कि मुझे पहले बोलना चाहिए, पर मंच के शिष्टाचार के हिसाब से तो हमारे नायक जी को पहले बोलना चाहिए था, क्योंकि वो देश में केंद्रीय सरकार में मंत्री के नाते यहाँ बैठे हुए सबसे वरिष्ठ महानुभाव हैं। सर्वप्रथम तो मैं आज के सभी प्रतिभागियों को हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। जो बालाशंकर जी ने जिस सूक्ष्मता के साथ अपनी गुण ग्राहकता का परिचय दिया, वो भी अपने आप में एक अतुलनीय बौद्धिक क्षमता का परिचायक है। देश के कोने कोने से सभी विधाओं को समाचारों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से देश भर में और विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न विषयों में सब जगह पहुंचाना, वो एक अपने आप में बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, श्रम साध्य कार्य है, बहुत मेहनत पड़ती है उसमें। केवल लिखना ही नहीं होता, जाना भी होता है, मिलना भी होता है, पढ़ना भी होता है और कई बार लाठी डंडा भी खाना होता है। ये सारे कष्ट सहन करने के बाद आप इस स्थिति में पहुंचते हैं कि जो आपने लिखा है उसको लोग सच माने, उसके प्रति आदर करें, उसको देखकर, उसको पढ़कर अपने विचारों का उन्नयन करें। इसलिए ये पत्रकारिता कोई सामान्य चीज़ नहीं है, और जो इसमें एक उत्कृष्टता पर पहुंचते हैं, मेरी दृष्टि में वो बहुत सम्माननीय है, वंदनीय है, वरेण्य है, और मैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं और उनको भविष्य में इसी प्रकार की इस उज्जवल परंपरा को निर्वहन करने की शक्ति प्रदान करें परमात्मा, ऐसी प्रार्थना भी करता हूँ। डॉक्टर मंगला स्वामीनाथन से मेरा परिचय एक घरेलू महिला की तरह से, अपनी छोटी बहन की तरह से,
या आज तो अब इस उम्र में तो कह सकता हूँ कि अपनी बेटी की तरह से बालाशंकर जी को एक बहुत ही तरुण अवस्था से काम करते हुए और उनके साथ जब से मंगला का परिचय हुआ तो हमने कभी उसको मंगला स्वामीनाथन, डॉक्टर मंगला स्वामीनाथन इस कह के नहीं पुकारा, हमेशा मंगला कह के पुकारा। मेरे कार्यालय में वो आती थी अक्सर, तब बालाशंकर जी कुछ दिनों पत्रकारिता से हटकर मेरे साथ काम करते थे मेरे मंत्रालय में। वो अक्सर आती थी वहाँ, और शायद ही ऐसा कोई अधिकारी होगा जो उनके व्यवहार से, उनकी दृष्टि से, सौजन्यता से, सौम्यता से प्रभावित न होता हो। और मैं इस बारे में अक्सर कहता रहा हूँ कि अगर डॉक्टर बालाशंकर जी की उपलब्धियों को गिना जाए तो वो सब एक तरफ, और मंगला इनके जीवन में आई वो दूसरी तरफ से। ऐसा कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पीछे किसी महिला की शक्ति होती है। ये बात मंगला और बालाशंकर जी को जोड़कर देखकर मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये मिसाल, ये उदाहरण हमारे सामने है। बालाशंकर जी ने अब अपने आप को पूरी तरह से मंगला की दृष्टि समझते हुए, उसके जीवन के मिशन को समझते हुए, इन्होंने एक तरह से अपने को मंगला स्वामीनाथन ट्रस्ट के प्रति समर्पित कर दिया है। भारत में हमेशा ये समझा जाता है कि महिलाएं ही पति के अनुसार आचरण करती हैं, उसकी इच्छाओं का सम्मान करती हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये उदाहरण कि जिसको अपना उद्देश्य बना लिया, जीवन का एक पथ निर्धारण कर लिया, उस हमारे डॉक्टर बालाशंकर की प्रेरणा स्रोत उनकी पत्नी थी। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जिसको और लोगों को भी समझना चाहिए कि केवल पति आदेश देने के लिए नहीं होता, या घर में पत्नी क्या कर रही है उतना ही जानकारी के लिए नहीं होता, बल्कि वो भी उतना ही सहयोगी है। अगर वो अर्धांगिनी है तो ये भी अर्धांगी है। ये इस प्रकार का जो एक आदर्श उदाहरण उन्होंने रखा, उसके लिए मैं उनकी का अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो दीर्घजीवी होकर लंबे समय तक इस संस्थान का, इस ट्रस्ट का संचालन करते रहेंगे और इसे बहुत अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। एक बात केवल अपने पत्रकार मित्रों से और जो यहाँ उपस्थित लोग हैं उनसे संक्षेप में कहना चाहता हूँ। ये बात अक्सर हम सुनते हैं कि दुनिया बदल रही है। सच है, दुनिया बदलती है। दुनिया का ये विधान है, इसका नाम ही जगत है, जो गतिशील है। वो इज़ डायनेमिक, इज़ नॉट स्टैटिक, वो अपनी जगह रुकता नहीं है। इसलिए गतिशील जगत में हम रहते हैं। पर उस जगत की गति कैसी हो, वो जगत किस प्रकार का व्यवहार करे, ये भी एक पक्ष में देखना है। जगत किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है ये लोग बड़ी सुगढ़ता से और सुंदरता से लोगों को बताते हैं। मगर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको ये भी बताना चाहिए, या बताने के लिए चेष्टाएं करनी चाहिए कि जगत का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये जगत जैसा चल रहा है क्या वैसा ही चले, और आप इसकी रिपोर्टिंग करते रहें कि आज वहाँ एक घटना हो गई, आज उसने ये बोल दिया, आज वहाँ गए थे तो, और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहे कि मैंने ये समाचार दिया, मैंने वो समाचार दिया। केवल इतना आपका काम नहीं है। आपका काम ये भी है कि ये जगत चले कैसे, जो चल रहा है वो ठीक है कि नहीं। आज टेक्नोलॉजी की बहुत महिमा गाई जाती है,
टेक्नोलॉजी तो स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव है। आपके शरीर में स्वयं टेक्नोलॉजी है। आपका जो अंगूठा है या जो आपकी हथेली है, ये जितने प्रकार के काम कर सकती है उतना कोई सामान्य बड़ी सूक्ष्मग्राही मशीन भी नहीं कर सकती। इसमें जितने प्रकार के मूवमेंट्स हो सकते हैं, गति हो सकती हैं, मोड़ और तोड़ हो सकते हैं, वो नहीं कर सकते। तो ये टेक्नोलॉजी तो प्रकृति ने हमारे शरीर में दी हुई है। मैं अक्सर कहता हूँ कि वी आर नॉट ओनली होमो सेपियंस बट वी आर होमो टेक्निकस। टेक्नोलॉजी, प्रविधि हमारे अंदर मौजूद है। सवाल यह है कि इसका उपयोग किस तरह किया। आप इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किसी भूखे को भोजन देने के लिए कर सकते हैं, किसी अपढ़ को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं, किसी दुख दर्द के हाथ के व्यक्ति के ऊपर एक मुलायम हाथ फेर के उसको सांत्वना दे सकते हैं। यस, हाल इसी हाथ से आप थप्पड़ भी मार सकते हैं, चाकू भी चला सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं। टेक्नोलॉजी है। पर हमारे देश में कहा गया कि नहीं, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग इसके लिए नहीं होना है कि आपने चाकू चलाना है या थप्पड़ मारना है या किसी की संपत्ति को लूटना है या किसी के परिवार को विघटित कर देना है। नहीं, हम बताया गया कि नहीं, इसका उपयोग इसलिए नहीं है। आभूषण के लिए केवल ये नहीं है शरीर, और ना ही किसी को दुख पहुंचाने के लिए है। तो एक हमारे देश की विशेषता है। वो विशेषता ये है कि सब चीज़ों का उपयोग, उसकी दृष्टि क्या होनी चाहिए। और आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी के पीछे एक अंध युग के तौर पर चले जा रहे हैं, इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी यस, बट फॉर whom एंड बट फॉर what? टेक्नोलॉजी किस लिए बनी है, क्यों बन रही है और किस लिए बननी चाहिए। मित्रों, आज टेक्नोलॉजी केवल, अगर आप गौर से देखें तो वो विश्व के कुछ केंद्रों में स्थापित हो गई है, अधिष्ठित हो गई है। और दुर्भाग्य ये है कि उन केंद्रों के साथ साथ विश्व की पूंजी भी सिमट कर जा रही है। और ये खतरा आ रहा है, जिसके लिए आपको मैं आज पत्रकार मित्रों को सावधान करना चाहता हूँ कि इस पर गौर से देखें, समझें उसको, कि क्या कहीं आप जिस डेमोक्रेसी के, जिस जनतंत्र के, जिस प्रजातंत्र के प्रहरी के रूप में, यू आर द फोर्थ स्टेट, आपको चौथा खंबा माना जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस खंबे को की नींव खिसक रही है और आज वो सिमट कर केवल कुछ हाथों में और कुछ देशों के हाथ में चला गया है। मुझे खतरा होता है कि कभी ऐसा ना हो जाए। और जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो गंभीर विचारक होंगे, जानते समझते होंगे, सोचते होंगे, उनके सामने चित्र स्पष्ट हो रहा होगा कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कौन बना रहा है, किस लिए बना रहा है। इसलिए ये विचार करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी फॉर होम, टेक्नोलॉजी बाय होम एंड टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट। यदि ये टेक्नोलॉजी दुनिया की पूंजी और टेक्नोलॉजी को कुछ खास केंद्रों तक सीमित कर रही हो, तो मुझे सावधान करना है उन सब मित्रों को जो आज विचारों के प्रवाहक हैं। उनको देखना होगा कि टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। क्या इसे रोका जा सकता है, क्या इसका कोई निदान किया जा सकता है। क्योंकि आज ये खतरा है कि हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार और साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था, इन दोनों पर आघात हो रहे हैं। और मैं एक छोटी सी बात कह के समाप्त करूंगा कि मेरे मन में ये भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मस्तिष्क और हमारा पेट दोनों ही किसी एक सर्वग्रासी अर्थतंत्र के हाथ में सिमट कर न रह जाए और हम उसी समय तक स्वतंत्र हैं जब तक हमारा पेट यानी हमारी अर्थव्यवस्था
और हमारा दिमाग यानी हमारी विचार व्यवस्था, इस पर हमारा नियंत्रण है, तभी तक हम स्वतंत्र हैं। व्यक्ति उसी समय तक स्वाधीन है। आई एम एज मच इंडिपेंडेंट एज माई माइंड, माई ब्रेन, एंड एज मच इंडिपेंडेंट एज माई स्टमक। अगर मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए किसी का कृतदास नहीं होना पड़ता है, यदि मुझे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किसी का आदेश लेना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की व्यवस्था मानव के लिए कितनी अच्छी होगी या बुरी, इस पर आप भी विचार करें। भारत को विश्व गुरु बनना है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम बहस रह चुके हैं, एक बार हम रह चुके हैं, मगर कैसे बनना है ये लंबी सवाल है, इसको आज मैं उठाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब भारत विश्व गुरु था तब वो दुनिया को सब कुछ दे रहा था। हम टेक्नोलॉजी दे रहे थे, हम फिलॉसफी दे रहे थे, हम साइंस दे रहे थे, हम व्यवहार दे रहे थे, आचार दे रहे थे। हम दुनिया को, सारी दुनिया को एक कुटुंब के रूप में परिभाषित कर रहे थे। लोग हमारे साथ थे, क्योंकि तब हम बता रहे थे विचार ऐसा होता है, टेक्नोलॉजी ऐसी होती है। हमने मेडिसिनल साइंस हमने दी है, टेक्नोलॉजी में बढ़िया से बढ़िया स्टील हमने बनाया है। मेडिसिन में तो हमारा कोई किसी प्रकार का किसी से प्रतिस्पर्धा का सवाल ही नहीं उठता था। टेक्नोलॉजी की लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत सी टेक्नोलॉजी जो हमने दी थी वो आज थोड़े से रूप बदल करके दुनिया में फिर हमारे पास आ रही हैं वापस। तो जब हम विश्व गुरु थे, हम दुनिया को दे रहे थे, हम बता रहे थे कि ऐसे चलो। हमारे यहाँ हज़ारों लड़के पढ़ने के लिए आ रहे थे, विदेशों के तमाम अध्यापक हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, रिसर्च करने वाले हमारे यहाँ आते थे, हमारे विश्वविद्यालयों में आते थे। आज मुझे बहुत अफसोस है कि 40-42 साल विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद मुझे आज जो प्रवृत्ति दिखाई देती है वो बड़ी चिंतनीय है। हमारे यहाँ पढ़ने नहीं आते, हमारे यहाँ से लोग पढ़ने जाते हैं, और बाहर से भी हम लोगों को बुलाकर कभी कभी एक बहुत अपनी, जिसको कहना चाहिए, गौरव की गाथा बताते हैं कि हमारे यहाँ फलानी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक वो हो गया है, मसौदा हो गया है, करार हो गया है कि वो व्यक्ति आएगा और हमें ज्ञान देकर चला जाएगा। और उसके बाद उस व्यवस्था से निकले हुए व्यक्ति से क्या हम ये आशा कर सकते हैं कि वो विश्व गुरु होने की तरफ आगे जाएगा? मैं जब कुछ समय के लिए देश में मंत्री था तो मैं एक सामान्य स्लोगन देता था, बहुत ही 3 लाइनों का स्लोगन है, इंडिया इज ओरिजिनल। भारत हमेशा से ओरिजिनल था, मौलिक था, हमने किसी की कॉपी नहीं की थी। इंडिया इज ओरिजिनल, इंडिया डज नॉट कॉपी, भारत किसी का अनुक्रमण नहीं करता। देयरफॉर सच ए इंडिया लीड्स, ऐसा ही देश दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। और अगर हमें देश को विश्व गुरु बनाना है, जो बनना चाहिए, जो हमारा हक है, तो हमें इसके साथ ये तय करना होगा कि हमें लीड करना है, हमें कॉपी नहीं करना है, हमें अनुगमन नहीं करना है, हमें पराक्रम करना है। और ये पराक्रम देश में कोने कोने में पहुँचे, उसके वाहक आप लोग बांटे। इस दिशा में देश की विचार सरणी को आप ले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जिस उद्देश्य से डॉक्टर बालाशंकर जी ने इस संस्थान की स्थापना की है, वो बहुत ही उच्च सोपान तक देश को ले जाएगा। और शायद इनके को देखकर और भी समाज के अंदर हम इस प्रकार के लोगों को अनुप्राणित कर सकेंगे, प्रेरित कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और ये आशा करता हूं कि आप भारत को उसके सच्चे स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के लिए सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.